और इस वक्त मेरे साथ दो जिलों के जिलाधिकारी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या कुछ इंतजाम और किस तरीके से इस कोरोना काल से उन्होंने अपने अपने जिलों में व्यवस्थाएं की हैं और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं। तो मेरे साथ बरेली से डीएम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ गाजीपुर से डीएम है मंगला प्रसाद सिंह। मंगला प्रसाद सिंह जी, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। सबसे पहले मंगला प्रसाद सिंह जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं सर। ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर उत्तर प्रदेश में हम चल रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत से ही इस बात को बता दिया था, आप लोगों को निर्देशित भी किया गया था कि ट्रिपल टी के फॉर्मूलों के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा अगर ये सुविधाएं देंगे तो शायद संक्रमण को हम रोक सकते हैं। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले बताएं कि आपके जिले में आपने किस तरीके से इस महामारी पर काबू पाने के लिए काम किया। नमस्कार। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो हम लोगों को 3T का फार्मूला दिया, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का, उसको हमने अपने जनपद में पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ 100% लागू करने का प्रयास किया। जी। सबसे पहले हमने टेस्टिंग बढ़ाई। जो हमारे जनपद में पहले 2000 के आसपास टेस्टिंग हुआ करती थी, वो आज हमारे जनपद में 10,500 से ऊपर हम टेस्टिंग करा रहे हैं। जी। और ट्रैकिंग हमने ग्राम स्तर तक मैं ले गया, निगरानी समितियों के माध्यम से, RRTs के माध्यम से, और टेस्टिंग टीम अलग से गठित करके मैंने ये काम प्रारंभ कराया। जी। जिसका परिणाम ये रहा कि जो भी लक्षण युक्त और संदेहास्पद व्यक्ति मिले, उन सबको हम लोगों ने ट्रेस किया और इस कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने में हमें सहयोग मिला। तीसरा फार्मूला हमारा ट्रीटमेंट का था। इसके तहत हमने पहले हम जो हमारे हॉस्पिटल्स में आते थे, CSC PSCs में आते थे, हम उन्हें दवाएं दे पाते थे। लेकिन बाद में हमने जो टीमें गठित की और उन टीमों को ग्राम स्तर तक ले गए और आज स्थिति यह है कि हम अपने जनपद में 70,000 से अधिक मेडिकल किट लोगों में बंटवा चुके हैं। जी। और 1238 ग्राम पंचायतों में 1000 से अधिक ग्राम पंचायतों में हमने डोर टू डोर स्क्रीनिंग और सर्वे का कार्य पूरा करा लिया है। और इस दौरान स्क्रीनिंग के बाद जो लोग लक्षण युक्त या संदेहास्पद व्यक्ति मिल रहे हैं, उन सबको हम दवाओं का किट, मेडिकल किट वितरित करा रहे हैं। जी। उसका फायदा ये मिल रहा है कि जो प्रारंभिक तौर पर सर्दी, जुकाम, खांसी या सिम्टम से दिख रहे हैं, उनको दवाएं देने से वो संक्रमण, वो चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिल रही है। जी। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जनपद में मई के महीने में 1 और 2 मई को हमारे जनपद में करीब 6000 के आसपास एक्टिव केसेस हुआ करते थे और आज घट करके वो 834 हो गया है। जी। पॉजिटिव केसेस उस समय पर डे हमारे जनपद में 700, 800, 850, 900 के लगभग पॉजिटिव केसेस आया करते थे और आज की डेट में वो संख्या हमारे यहाँ 2 डिजिट में हो गई है और करीब 40, 35, 49, 50 से नीचे आ रही है पर डे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आज की डेट में हमारे यहाँ डेथ का जो रेशियो है वो पर डे 1 या कल तो बिल्कुल नहीं, कोई डेथ ही नहीं हुई हमारे यहाँ कोविड से। तो ये बड़ा परिवर्तन आया है और हमने कोशिश करी है कि हमारी टीमें गांव तक पहुंचे। अब CSC और PSC पर हम किसी को न बुलाएं, बल्कि हमारी टीमें गांव तक जाएं। उसका फायदा ये होगा कि लोगों को एक तो आने में असुविधा जो होती थी वो असुविधा नहीं होगी। दूसरे ये है कि लोगों के आने से एक दूसरे के लोग संपर्क में आते थे, उससे भी संक्रमण बढ़ने का खतरा रहा करता था। तो हम गांव तक गए, गांव तक हमारी टीमें गई और उसका लाभ ये मिला कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करते हैं और बताते हैं कि साहब यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ, यहाँ टेस्टिंग नहीं हुई, यहाँ दवाओं का किट नहीं मिला, यहाँ सफाई नहीं हुई, यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो अब लोगों तक हम पहुंच गए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में इस फिगर को हम 0 तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है सर, आप मेरे साथ बने रहिए। अब मैं नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि बरेली एक ऐसा जिला है जहां पर नीतीश कुमार जी के काम की सराहना न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, बल्कि उन्होंने जो अभियान चलाया, मेरा गांव मेरा अभियान, उसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री ने भी की और उसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजने के लिए भी उनसे कहा। नीतीश कुमार जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपकी प्रशंसा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार की ओर से भी की गई। साथ ही अब मैं चाहूंगा कि आपने किस तरीके से ट्रिपल टी के फॉर्मूले पर काम किया और फिलहाल बरेली की स्थिति क्या है, इसको लेकर आप बताएं। और हम लोगों ने ग्राम के क्षेत्र में प्राइड जगाने के लिए सभी को बोला कि जो हमारे निगरानी समितियां हैं, जो ग्राम प्रधान, सचिव, नेपाल, ANM, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और जो चौकीदार हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं,
पंचायती राज के सचिव हैं, सब लोग को एक सम्मिलित प्रयास करने के लिए कहा कि आप लोग को कोरोना के केसेस ढूंढना है। सबसे प्रारंभिक चरण में उनको सेंटर करना, सर्विलांस करना है, सर्विलांस करके आपको चिन्हित करना है कि उसमें सिम्टोमेटिक केसेस है, सारी और आईडे के केसेस हैं, और उसी के आधार पर जो हमें आगे बढ़ना है जी। और हम लोगों ने 2 स्तरीय टेस्टिंग की रणनीति अपनाई। सीएससी और पीएससी में हम लोगों ने स्टैटिक टीम बनाई जी। और हम लोगों ने लगभग 30 मोबाइल टीम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेस्टिंग के लिए बनाई कि जहाँ भी अगर आप सिम्टोमेटिक सारी के केसेस हैं तो वहाँ पे मोबाइल टीम जाकर वहाँ टेस्टिंग करती थी। और एएनएम आशा को अगर किसी भी स्थिति में लगता था कि उनको एडमिट करना, तत्काल हम लोग एम्बुलेंस भेजते उसको एडमिट भी करते थे। और हमारे यहाँ पूरा जो आईसीसी पीपल कंट्रोल रूम है, कंट्रोल के माध्यम से ट्रैक कर रहे थे कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट को क्या समस्या आ रही है, उसके अनुसार अगर हम लोग देखते थे कि इन्हें भर्ती करना है, तत्काल उनको भर्ती किया जाता। इस रणनीति से हमारे यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट अप्रैल के महीने में लगभग एक बार अपेक्ष में 38% पहुँच गई थी, अभी आज के डेट में घट के हमारे पास 1.73% पहुँच गई है जी। तो काफी इससे हुआ और सामुदायिक भागीदारी से सबसे महत्वपूर्ण सहायता मिली हमें, और लोगों ने समझा कि हमें अपने गांव को कोरोना मुक्त करना है और गांव को स्वच्छता अभियान के द्वारा जो हम लोगों ने किया है और काफी लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और उनकी बातों को सुनी जा रही है। ठीक है सर। नीतीश कुमार जी आप मेरे साथ बने रहिए। मंगला प्रसाद जी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्योंकि शुरुआत में शहर में संक्रमण को देखा गया और उसके बाद ये कहा भी गया कि जब गांव में ये संक्रमण पहुंचेगा तो स्थितियां बेकाबू हो सकती हैं। उसके बाद सेकंड वेव आई तो गांव में भी संक्रमण के मामले सामने आए। ऐसे में किस तरीके से गांव में स्थिति से आपने निपटा और कैसे लोगों में जागरूकता लाई, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार, इसमें डॉक्टर्स ने भी बताया कि जितना हम जागरूक रहेंगे उतना ज्यादा संक्रमण से हम बच सकते हैं। तो गांव में कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा, कितना चैलेंज आपके सामने रहा इस संक्रमण को रोक पाने के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा जनपद काफी बड़ा है, 42 लाख की पॉपुलेशन है और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है और बिहार का बॉर्डर भी है। तो एक बड़ा चैलेंज था यहाँ के लिए, और चूंकि बहुत छोटा सा नगरीय एरिया है, बाकी सब ग्रामीण एरिया ही है और दूर दूर तक लोग बसे हुए हैं। हमें चिंता ये थी कि अगर गांव-गांव तक हम नहीं पहुंचेंगे तो इस चेन को रोक पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए हमने एक रणनीति तैयार करी और हम गांव तक पहुंचे। गांव तक पहुंचने के लिए हमने सबसे बड़ा माध्यम बनाया अपना हेल्पलाइन सेंटर जी। हमने जो पुराने हमारे नंबर्स थे उसको मैंने चेंज किया और 15 टेलीफोन नंबर्स मैंने ऐसे स्थापित कराए जो आसानी से लोगों को याद हो सके। एक सीरियल से मैंने वो नंबर से लिया बीएसएनएल वालों से और वो नंबर का प्रचार प्रसार मैंने कराना प्रारंभ किया। हर गांव तक, हर ग्राम पंचायतों तक वो सारे नंबर्स मैंने पहुंचाए जी। जितने भी हमारे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान थे, बीडीसी थे, जिला पंचायत सदस्य थे, उन तक हमने ये मैसेज कराया। इसके अलावा जो हमारे बॉटम लेवल के एम्प्लॉइज हैं जैसे लेखपाल, सेक्रेटरीज, पशुपालन विभाग, आशा, आंगनवाड़ी, आशा सिंगनी, इन सबको मैंने कांटेक्ट में लिया और इन सबों को गांव-गांव में जितने भी जो जिस गांव क्षेत्र के तैनात थे या रहने वाले थे उन सबको मैंने इस काम में लगाया। वो लोग जाकर के लोगों से मिलें, लोगों को हेल्पलाइन नंबर्स दें और ये बताएं कि कोविड में पूरा जिला उनके साथ है। यदि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वो तत्काल हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स को बताएं। हेल्पलाइन नंबर्स में मैंने 3 भारी भरकम टीमें गठित करी और लगातार लोगों के संपर्क में हम बने रहे। इसके लिए हमने निगरानी समितियां जो हमारे यहाँ थी, 1238 ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ, 1238 ग्राम पंचायतों में तत्काल निगरानी समितियों का गठन कराया जी। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को वहां का अध्यक्ष बना करके अपने जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उनको मेंबर बनाया जी। और लगातार उन निगरानी समितियों की बैठकें हमने प्रारंभ कराई। एक ग्राम पंचायत में जितने भी रेवेन्यू विलेजेस थे, हर रेवेन्यू विलेज वाइज मैंने बैठकें सुनिश्चित कराई और वहां से सूचनाएं मैंने कलेक्ट कराना शुरू कराया। ब्लॉक लेवल पर और सीएससी लेवल पर, तहसील लेवल पर जो जो हमारे अधिकारी तैनात थे उन अधिकारियों के माध्यम से मैंने उसकी मॉनिटरिंग शुरू कराई। पर डे गांव में भेजना, एक ब्लॉक में जितने भी हमारे 80-90 ग्राम पंचायतें जितनी भी हैं, हम कोशिश करते थे 2/3 ग्राम पंचायतों तक हमारे सारे अधिकारी एक दिन में पहुंचे। तो लगातार हम उनके कांटेक्ट में रह करके और उनसे फीडबैक ले करके जहां जहां जिन जिन गांवों में ज्यादा समस्याएं थी, सबसे पहले मैंने उन गांवों को वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और आरआरटी के माध्यम से भ्रमण करा करके मेडिकल किट का वितरण सुनिश्चित कराया। सबसे पहले मेडिकल किट का वितरण सुनिश्चित करा करके ये सुनिश्चित कराया, लोगों से विश्वास दिलाया कि आपको अस्पताल तक आने की जरूरत नहीं है जी। आप मुझे सूचना दें, हम आपको आपके हाथ में आपके घर परिवार में दवा भेजेंगे। अब उसका परिणाम ये हुआ कि अगर किसी को खांसी भी आई, किसी को बुखार भी हुआ, हल्का जुकाम भी हुआ, सिरदर्द, बॉडी एक हुआ,
तो उन लोगों ने तत्काल हमें सूचना दी और हमने वहां तक दवा पहुंचाई। एक व्यक्ति ने अगर दवा खाई, वो 2-3 दिन में ठीक हो गया, तो दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को बताया, तो इससे एक प्रचार प्रसार हुआ, एक माहौल बना और लोगों ने भी हमें काफी कोऑपरेट किया। और अब हालत ये हो गई है कि लोग हमें तत्काल फोन करते हैं कि साहब देखिए टीकाकरण की टीम आई है, लेकिन ये टीका हमें नहीं लगा रहे हैं। जब मैं पूछता हूं कि टीका क्यों नहीं लग रहा है, तो पता चला कि उनकी उम्र अभी 45 साल से नीचे है। इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता हो गई है। चूंकि हमारे जनपद में अभी 45 साल से नीचे वालों का टीकाकरण 1 जून से प्रारंभ होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये फायदा हुआ कि लोगों में जागरूकता आई। अब लोग ये बताते हैं कि उन्हें उनके गांव में कौन टीमें क्या कर रही हैं, क्या टीमें नहीं कर रही हैं, तो इससे हमें फायदा मिला। और इसके अलावा जो हमारी ब्लॉक स्तरीय टीम थी, उसको लगातार 24 आवर्स मैंने अपने जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के अतिरिक्त भी एक छोटा कंट्रोल रूम ब्लॉक लेवल पे बनवाया और लोगों को कांटेक्ट में रखने का प्रयास किया। और उसका फायदा ये रहा कि हमें लोगों ने कोऑपरेट किया और चेन को ब्रेक करने में हमें मदद मिली। जी, ठीक है। नीतीश कुमार जी, मैं बरेली को लेकर आपसे जानना चाहूंगा, गांवों में किस तरीके से आपने स्थितियों को काबू किया? डोर टू डोर हम टेस्टिंग की बात करें या फिर हम बात करें होम आइसोलेट मरीजों की, क्योंकि गांव में लोगों को सुविधाएं कम मिल पाती हैं, लोग शहर तक जा नहीं पाते हैं और गांव में मेडिकल सुविधाओं का अभाव रहता है, तो ऐसे में कैसे आपने गांवों में चुनौतियों को दूर किया? सबसे महत्वपूर्ण तो हमने बताया तो निगरानी समिति के माध्यम से हम लोगों ने सर्विलांस करके चिन्हित किया मरीजों का, और जो पॉजिटिव मरीज पाया गया तो उसको हम लोगों ने ICCC के माध्यम से मॉनिटरिंग करना शुरू किया। और हमारे यहाँ 44 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, सभी होम आइसोलेशन पेशेंट्स को ट्रैक करती है और उनसे फोन करके बात करती है कि आपको क्या समस्या आ रही है, और उसके आधार पर निर्णय लेती है कि अगर, और हम लोगों ने सभी ANM आशा आंगनबाड़ी को ट्रेनिंग दी है कि अगर आप थर्मोमीटर से और SpO2 मेजर करें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि SpO2 में अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 आ गया तो आप तत्काल उसको भर्ती करने की तैयारी करते हैं और 90 के नीचे किसी भी स्थिति में गिरने नहीं थे और फैसिलिटी एलोकेट करते। तो इस माध्यम से हमारे यहाँ जो मोर्टेलिटी रेट काफी घट गई है और काफी तेजी से हम लोग एडमिट कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसके एडमिशन के लिए एक पोर्टल भी डेवलप कर रखा है। और हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने काम किया है, जो हमारे जितने हॉस्पिटल्स हैं, हम हर एक हॉस्पिटल्स में सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं और जितने हमारे डॉक्टर्स की टीम है सबको जोड़ दिया गया। और फैसिलिटी एलोकेशन हम लोग बहुत जल्दी करते हैं और हम लोग जैसे किसी मरीज का नाम और मोबाइल नंबर आने पे हम लोग उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं उसके केयर टेकर को और बताते हैं कि आपको पूरा स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद तत्काल हम लोग 10 मिनट के अंदर उसका हम लोग एम्बुलेंस के लिए तैयार करते हैं और जो जितनी दूरी होती है उसके अनुसार वो एम्बुलेंस पहुंच कर तत्काल फैसिलिटी एलोकेट करते हैं। तो इससे हम लोग अर्ली स्टेज में लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने फैसिलिटी एलोकेट किया, इसलिए काफी मृत्यु दर कमी है इसमें और काफी ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। और सभी जो स्टेक होल्डर है, चाहे हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट है, हॉस्पिटल के ओनर है, स्वास्थ्य विभाग है, प्रशासन है, सब एक पोर्टल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और उस पोर्टल को हम लोग दवाइयों के वितरण के संबंध में अगर रेमडेसिविर की किसी का अवस्था है तो तत्काल हम लोग उपलब्ध कराते हैं। हर एक मामले में हम लोगों ने काफी अच्छा सिस्टम बना रखा है। उसी प्रकार ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी हम लोगों ने कर रखा है, ऑक्सीजन कैसे ऑडिट होना है, हमारे मजिस्ट्रेट देखते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है, उसका भी एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। और पोर्टल के माध्यम से ही 24 आवर्स बिफोर का हम लोग देखते हैं तो हर एक हॉस्पिटल में कितने स्टॉक्स है और कितने 2-2 घंटे पर हम उनका डिमांड देते हैं हमेशा। तो इससे हमें कहीं कोई समस्या नहीं हुई। ये जो ऑक्सीजन की कमी भी थी उस समय भी हम लोगों ने इतना बेहतर तरीके से मैनेज किया। और हमारे पास जो मेडिकल हब है, बरेली एक मेडिकल हब के रूप में है और यहाँ आसपास के जिले और बरेली लगभग 10 जिले और यहाँ तक कि उत्तराखंड के भी मरीज यहाँ आते हैं जो सीरियस मरीज है, सभी लोगों को हम लोगों ने मैनेज किया और बहुत बेहतर तरीके से हमारा प्रबंधन रहा और ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने नहीं होने दिया। शासन ने भी, शासन से वार्ता करके हम लोगों ने काफी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की और शासन को इसके लिए काफी रहा। हम लोग ने एयर लिफ्टिंग करके ऑक्सीजन एक्सप्रेस से और बाई रोड से तीनों माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की और काफी बेहतर प्लानिंग के साथ सब स्टेक होल्डर जुड़ के यहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर और रिफिलर्स तक की ग्रुप बना रखा था कि किसको अगर कमी है तत्काल वहां पहुंच जाए। तो ये हमारा जो ग्रुप है काफी बेहतर समय में हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से नियोजित किया और इससे काफी हमें रिजल्ट मिला और ये काफी हम लोग को आपदा से निपटने में काफी फायदा रहा। और आपदा से पूर्व भी हम लोगों ने जो बेड्स की संख्या काफी दुगनी कर दी। पहले हमारे यहाँ जो 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे और एक 300 बेड हॉस्पिटल थे, उसमें लगभग 1027 बेड्स थे और हम लोगों ने आपदा के जस्ट पहले हम लोगों ने लगभग प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग 927 बेड्स हम लोगों ने बढ़ाया। तो इससे हमारे पास काफी क्षमता लगभग 2000 बेड्स की क्षमता हो गई। तो हम लोगों ने आपदा जब आई थी, जब टाइम था, तो हम लोगों ने सबको भर्ती करने में सफलता पाई और इसके कारण पूरा एक स्टेट सभी लोग थे जुड़े हुए थे, इसलिए बहुत बेहतर तरीके से हम लोग कर पाए।
ठीक है मंगला प्रसाद जी, चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, या अस्पतालों में बेड्स की बात करें, सुविधाओं की बात करें, या फिर दवाओं की कालाबाजारी रोकने की बात करें, तो इन सब पर आपने कैसे काम किया? क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत हम सबने सेकंड वेव में देखी है, और कुछ ऐसे भी लोग देखे गए जो आपदा में गलत तरीके से अवसर को तलाश रहे थे, दवाओं की कालाबाजारी कर रहे थे, महंगे दामों पर लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहे थे, नकली इंजेक्शन तक पकड़े गए। तो इनको लेकर आपने कैसे काम किया? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जनपद में जब ये कोविड प्रारंभ हुआ, कोविड सेकेंड वेव जी, और ऑक्सीजन की किल्लत शुरू हुई, तो हमारे जनपद में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था जी। हम निर्भर थे चंदौली और बनारस जनपद पर, वहां से ऑक्सीजन लगातार मंगवाने के लिए। बट हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने बहुत ही कोऑपरेट किया इसमें, और हम ऑक्सीजन की किल्लत को बहुत होने नहीं दिए जी। उस दौरान हमने सबसे पहला काम किया कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, वहां हमारा एक ऑक्सीजन प्लांट हमने स्थापित कराया, और उस ऑक्सीजन प्लांट को हमने फंक्शनल कराया, और आज की डेट में वो हमारा 200 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल हो गया है। अब चूंकि ऑक्सीजन की किल्लत फ्यूचर में भी ना हो, इसके लिए हमने अब नए 6 ऑक्सीजन प्लांट हम बनवाने जा रहे हैं जी। 2 हम एमएलए लेट से बनवाने जा रहे हैं, और 4 हमने सीएसआर से लोगों से सैंक्शन करवाया है, और अगले करीब 1 महीने के अंदर हम 6 नए ऑक्सीजन प्लांट इस जनपद में और स्थापित कर सकेंगे। तो इस प्रकार अब फ्यूचर में भी ऑक्सीजन की कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किल्लत नहीं होने वाली है। इसके अलावा इस ऑक्सीजन प्लांट्स को, चूंकि हमारे जनपद में कुल 19 सीएससी पीएससीज हैं, हमारा प्रयास ये है कि हम सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करा सकें, बेड की क्षमता को और बढ़ा सकें। और अब चूंकि थर्ड वेव की भी बात कही जा रही है, तो इसके लिए हम पीडियाट्रिक आईसीयू भी स्थापित कराने जा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं, और फ्यूचर में भी ये प्रयास करेंगे कि इस तरह की परेशानी ना आए। जहां तक दवाओं की कालाबाजारी की बात है, इस पर हम लगातार नियंत्रण और मॉनिटरिंग करते रहे, और हमने अपने जनपद में इस प्रकार की कहीं कोई शिकायत नहीं आने दी। 1-2 छोटी मोटी शिकायतें मिली, जिसका हमने तत्काल निराकरण करा दिया, बट हमारे यहाँ लार्ज स्केल पर इस तरह की कोई बात नहीं आने दी। और लगातार हमारे अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारे जो मजिस्ट्रेट्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनको भी इस काम में हमने लगा रखा था। जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर्स थे, जितने भी हमारे रिटेलर्स थे, होलसेलर्स थे, सबकी लगातार हम मीटिंग करते रहे, लगातार हम सबके संपर्क में भी बने रहे, और इस तरह की परेशानी हमने आने नहीं दी। इवन हमने यह सुनिश्चित कराया कि चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, दवाओं की कोई किल्लत न होने पाए। इवन रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी उपलब्धता हमने उस दौरान सुनिश्चित कराई, और यदि कोई पेशेंट निजी अस्पताल में भी था, उसे वहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ी, तो हमने अपने सरकारी कोटे से उसको भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया और निःशुल्क उपलब्ध कराया। इसके अलावा भी यदि कहीं कोई ऑक्सीजन होम आइसोलेशन में कोई पेशेंट था, उसे होम आइसोलेशन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसे भी ऑक्सीजन की उपलब्धता उसके घर तक सुनिश्चित कराई। तो ये प्रयास रहा है कि जनपद में किसी को भी, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे अपने घर में हो, अगर उसे किसी प्रकार की दवाओं की या ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तो हॉस्पिटल के माध्यम से और उसके घर पर भेज करके ये सुनिश्चित कराया कि उसका जीवन सुरक्षित रह सके, उसे कोई असुविधा न हो। ठीक है नीतीश कुमार जी, जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बातचीत हुई, तो किस तरह का अनुभव आपको लगा वो, और क्या कुछ आपको उन्होंने निर्देशित किया या फिर सुझाव दिया आगे काम करने के लिए? मैं चाहूंगा इस विषय को आप थोड़ा बताएं। सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों ने सभी जितने स्ट्रेटजी थे उसको बताया, जैसे हम निगरानी समिति के संदर्भ में हम लोगों ने एक और भी महत्वपूर्ण जो कार्य किया था, जो प्रिजम्पटिव पेशेंट्स हैं, जिसका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया था कि प्रिजम्पटिव पेशेंट्स भी हैं और उनका लंग इन्फेक्शन है, उनको तत्काल भर्ती किया जाए। और जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, जो आज के डेट में देख रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट कोविड पेशेंट का, जो आरटीपीसीआर आपका नेगेटिव आने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन बना होता है, तो इसके लिए दोनों केसेस के लिए हम लोगों ने गाइडलाइन फिक्स कर दिया था कि इसको तत्काल रूप से क्लिनिकली रिकवर हमें करना है, और वो जब तक उनका क्लिनिकली रिकवर नहीं होता तब तक उनकी इलाज करना है। तो इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, और काफी इसको अप्रिशिएट किया गया कैसे हम प्रिजम्पटिव पेशेंट्स को और पोस्ट कोविड पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं, और वो बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने सभी हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्लस जो हमने अधिकृत हॉस्पिटल्स को उसको बहुत बेहतर तरीके से बताया, और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं हो, लोगों को आत्मबल मिला कि हमें सुरक्षा मिलेगी, और हमने बोला जब तक मेडिकली फिट नहीं हो जाते उनको डिस्चार्ज ना किया जाए। तो इससे काफी हमारा अच्छा रिजल्ट आया है, और इसको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रिशिएट भी किया कि काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। फिर हम लोगों ने जो अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि थर्ड वेव की जो बात चल रही है कि अगर बच्चों में ये हो सकता है, जो महिलाएं प्रसूता महिलाएं हैं उन्हें दिक्कत आ सकती है, उसके लिए हम लोगों ने अभी 3 स्तरीय तैयारी की है। फर्स्ट स्तर पे जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है, उसमें हम लोगों ने 30-30 ऑक्सीजन बेड
स्टेब्लिश कर दिए हैं और सभी में 10-10 पीकू बेड हम लोगों ने, जो बच्चों के लिए जो आईसीयू है पीकू बेड, वो भी स्टेब्लिश कर दिए हैं। साथ में सेकेंड स्टेज में हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे हैं उसको हम लोग चिन्हित कर लिए, उसमें भी 30 बेड ऑक्सीजन बेड प्लस 10 पीकू बेड हम कर रहे हैं। और जो तीसरा स्टेज जो हमारा है, जो सबसे महत्वपूर्ण और भी है कि जो हमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं बरेली में पीडियाट्रिक्स के और गायनी के, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और उसमें भी हम लोग 2 स्तर पे काम करेंगे। एक जो इमरजेंसी सर्विस है उसको बनाए रखते हुए कैसे हम कोरोना के लिए स्पेसिफिक अलग बेड हम क्रिएट कर सके, अलग एरिया क्रिएट कर सके, इसके लिए हम लोगों ने पूरे सब डॉक्टर से बात की, चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग आईएमए से भी बात कर रहे हैं और पीडियाट्रिक्स और गायनी डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो एक पूरी एक रणनीति बन गई है हम लोग की कि कैसे हम अगर थर्ड वेव आता है तो कैसे हम उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे। और साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन की जो तैयारी है, जो थर्ड वेव में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कैसे ऑक्सीजन निर्भर बने। इसके लिए हम लोगों ने 6 प्लांट लगा रहे हैं अभी बरेली में। उसमें सबसे पहला जो हमारा इको का प्लांट है, जो बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है, लगभग 2100 लीटर पर मिनट, लगभग 450 लीटर पर डे भरेंगे उससे बड़े वाले सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर। और हम 302 बेड जो हॉस्पिटल जो हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच हॉस्पिटल है, उसमें भी हम 1000 लीटर पर मिनट का प्लांट अभी मेरे यहाँ लगना शुरू हो गया है। और इस तरीके से सीएससी मीरगंज और बहेड़ी में भी हम लोग प्लांट लगाने जा रहे हैं। इस तरीके से पूरी कार्य योजना बनाई गई है। और साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कहीं एलएमओ का प्लांट है और कहीं ऑक्सीजन प्लांट है, तो हमने तीनों मेडिकल कॉलेज को निर्देशित कर रखा है कि सभी जगह एलएमओ का प्लांट और प्लस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दोनों की स्थिति और क्रियाशीलता बनाई रखे। तो ये पूरा प्लानिंग आगे के लिए भी हम लोगों ने कर रखा है कि काफी बेहतर तरीके से प्रबंधन करेंगे, क्योंकि आपदा के पूर्व प्रबंधन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है और आपदा के समय उसका यूज हम लोग कर पाते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोग संचालित किए हुए। ठीक है मंगला प्रसाद जी, क्योंकि सर कोविड के बाद जो साइड इफेक्ट हैं उनसे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और ब्लैक फंगस की वजह से लोगों के मन में एक डर और भय की स्थिति बन गई कि कोरोना से जैसे जैसे निपटे तो ब्लैक फंगस ने जकड़ लिया और उसके बाद व्हाइट फंगस की भी बात आने लग गई है। तो ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं गाजीपुर में और कैसे आप इंतजामों को देख रहे हैं ताकि ब्लैक फंगस के इलाज में मारामारी लोगों को ना हो? अभी जनपद गाजीपुर में ब्लैक फंगस का कोई भी पेशेंट नहीं आया है, नहीं मिला है और नहीं ऐसा कोई सिम्टम्स किसी में दिखा है। बट हम अपनी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम से लगातार लोगों में ये प्रचारित करा रहे हैं, लोगों में ये पब्लिक अवेयरनेस ला रहे हैं कि ब्लैक फंगस से हम लोग कैसे बच सकते हैं। एक तो साफ सफाई पे लोग ध्यान दें, दूसरे जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसको पूरी तरह फॉलो करें और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, 10 साल से नीचे के लोग हैं, वो कतई घर से बाहर ना निकलें जी। और वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें जो बार बार समय समय पर हम लोगों ने उनको बताए हैं। और जो हमारी सीएससी है, जो सीएससी पीएससीज हैं, उनके माध्यम से भी हम डॉक्टरों को ये लगातार पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए बोल रहे हैं कि वो लोगों में भय न पैदा करें, लोगों को ऐसा न बता दें कि वो ब्लैक फंगस से डरने लगे, क्योंकि ब्लैक फंगस जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं सबको नहीं हो रहा है जी। कुछ खास टाइप के लोगों को हो रहा है, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स में ज्यादातर लोगों को मिला है, जो डायबिटिक टाइप के लोग हैं उनमें हो रहा है जी। और जो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं उनमें हो रहा है। तो इससे घबराने की नहीं बल्कि इससे बचाव की जरूरत है और लोगों को इससे अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस लाने की जरूरत है और वही काम आज की डेट में हम अपने जनपद में सुनिश्चित करा रहे हैं। ठीक है नीतीश कुमार जी, सर बरेली में क्या स्थिति है ब्लैक फंगस को लेकर, क्या कुछ इंतजाम है, आगे इस तरह की स्थितियां ना बिगड़े इसको लेकर क्या आपकी ओर से किया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण है कि बरेली जो है टर्शियरी केयर सेंटर्स है मेडिकल के लिए और यहाँ 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोग ब्लैक फंगस का इलाज भी कर रहे हैं। हमारा जो एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज है, L3 हॉस्पिटल्स है, यहाँ आसपास के जो जनपद है वहाँ के भी ब्लैक फंगस के केस आ रहे हैं और बरेली जनपद के भी आ रहे हैं। तो हम लोगों ने शासन स्तर से बात करके हम लोगों ने मेडिसिन भी उसके लिए इंजेक्शन भी मंगाई है और हमारे यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध है। और इसके साथ हम लोग 2 स्तर पे काम कर रहे हैं कि कैसे हम ब्लैक फंगस के प्रभाव को रोकें, उसके लिए मेडिसिन है और सेकंड है कैसे उसको प्रिवेंटिव मेजर्स करें। प्रिवेंटिव मेजर के तहत हम लोग पूरे आईसीयू को क्लीन करवा रहे हैं, आईसीयू के जितने डक्ट हैं उसको ठीक करा रहे हैं और मरीजों को बता रहे हैं किस तरीके से हमें जो प्रोटोकॉल साफ सफाई हाइजीन को देखना है। तो हम लोगों ने पूरे ब्लैक फंगस के लिए ऑडिट भी कराया है सभी हॉस्पिटल्स में और इसको एक अभियान के रूप में संचालित कर रहे हैं, इसलिए हम लोग केसेस को नियंत्रित कर पा रहे हैं। और मैंने बताया कि यहाँ पे आसपास के जनपदों से भी लगभग 10 जनपदों से लोग आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं।
तो हम लोग बाकी जो मरीज अगर दूसरे जनपद के भी ब्लैक फंगस के हैं तो उनको भी हम ले रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं और उनको भी इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी को बीमारी होती है तो हम उसको सुरक्षा प्रदान करें, तो इसके तहत हम लोग उसको सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और दवाई की उपलब्धता भी हमारे यहाँ हुई है और आगे भी हम लोग बात करके जितनी सुनिश्चित कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। ठीक है मंगला प्रसाद जी, थर्ड वेव को लेकर ये कहा जा रहा है कि बच्चों को ये प्रभावित कर सकती है, तो क्या जिस तरीके के इंतजाम गाजीपुर में आपकी ओर से किए गए सेकेंड वेव में और कोरोना पर कंट्रोल किया गया, आगे भी इन इंतजामों को आप काफी समझ रहे हैं या फिर थर्ड वेव के लिए कुछ और ज्यादा इंतजामों की अभी आवश्यकता होगी और उन पर क्या कुछ काम किया जा रहा है, इस पर मैं चाहूंगा आप बताएं। देखिए, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो उनका ये कहना है कि कोविड की जो थर्ड वेव आ सकती है जी, उसमें बच्चों पर ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी संभावना बताई गई है। इसके लिए हमने अभी पिछले सप्ताह हम अपने जनपद के जितने भी हमारे पीडियाट्रिशियंस हैं सबकी एक बैठक बुलाई थी जी, IMA भी उसमें शामिल था और भी जो जितने भी हमारे मुख्य चिकित्सक थे सबकी एक बैठक बुलाई थी। बैठक बुलाने का उद्देश्य ये था कि हम इसके संबंध में लोगों से सलाह ले सकें और उस सलाह के आधार पर हम आगे की स्ट्रेटजी अपनी बना सके। इसके लिए हमने प्रयास ये किया है कि एक पीडियाट्रिक वार्ड हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें लगभग 100 बेड हम नए बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम 20 ICU पीडियाट्रिक ICU बेड बनाएंगे और एक महिला चिकित्सालय हमारे यहाँ उसके बगल में हम एक 15 बेड का और पीडियाट्रिक वार्ड डेवलप करने जा रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि सेकेंड वेव के दौरान जो जो कठिनाइयां लोगों ने महसूस की थी उन कठिनाइयों का भी निवारण हम थर्ड वेव में न होने दें, निवारण करा सकें, ऐसा हम अपने जनपद में प्रयास कर रहे हैं जी। और आगे ये ध्यान रखेंगे कि लोगों में अवेयरनेस ऐसी बनी रहे जिससे लोग घबराए ना, लोग परेशान ना हो। बिल्कुल। और अगर कोई सिम्टम्स उनमें नजर आए या उनके परिवार में किसी को नजर आए तो तत्काल हम लोगों को सूचित करें और हम लोग उनको तत्काल उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयास कर सकें। ठीक है नीतीश कुमार जी, क्योंकि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव दोनों में ही जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की हम बात करें, पुलिसकर्मियों की बात करें, जो लोग फील्ड में रहते हैं या फिर सफाई कर्मी हों, ये सभी लोग प्रभावित हुए इससे। तो मैं चाहूंगा कि आपने इन परिस्थितियों को कैसे मैनेज किया, क्योंकि जब कोरोना वॉरियर ही संक्रमित हुए, क्योंकि उनके कंधों पर लोगों की सहायता करने की जिम्मेदारी थी, तो कैसे उन परिस्थितियों पर आपने कंट्रोल किया, कैसे उस व्यवस्था को मैनेज किया और क्या कुछ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए किया गया? काफी अच्छा इशू है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे हम लोगों ने उसको बड़े पैमाने पे वैक्सीनेशन कराया था। जो पुलिस में, सफाई कर्मचारी में, नगर निगम के कर्मचारी, राजस्व के कर्मचारी, अन्य विभाग जो हमारे आपदा से जुड़े हुए थे उनका वैक्सीनेशन कराया। उसका काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उसमें। और जो कुछ ही ऐसे केसेस हुए जिसमें डेथ हुए हैं कि जिसने चाहे तो प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पाया था जो प्रोटोकॉल के तहत था, या कोमॉर्बिड अधिक था उनका उसके कारण था, तो ये काफी अच्छा इम्पैक्ट आया वैक्सीनेशन के कारण कि उनके डेथ रेशियो बिल्कुल नगण्य के लगभग रही और वो फील्ड में काम करते रहे लेकिन वो इन्फेक्ट नहीं हुए। ये वैक्सीनेशन का एक बड़ा प्रभाव रहा। अगर जो कुछ लोग इन्फेक्ट हुए तो उनका सिवियरिटी बहुत कम थी, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा वैक्सीनेशन का, इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और बरेली जनपद में हम लोगों ने 18 से 44 साल के लोगों का भी हम लोग वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। बरेली जनपद में पहले से शुरुआत हो चुकी है, तो ये काफी अच्छा रहा कि हम लोग जो भी बच्चे थे सब लोगों का है। और हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं कि अगर किसी भी स्थिति में कोई अगर नए फ्रंटलाइन वर्कर बने हैं जिसको हम लोग ड्यूटी लगाई है उनका वैक्सीनेशन हम लोग प्रोएक्टिव तरीके से करा रहे हैं। तो काफी एक अच्छा एक चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोग वैक्सीनेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में भी हम लोगों ने ड्राइविंग करके भी अभियान चलाया है कि 3-4 क्षेत्र हमने क्षेत्र सेलेक्ट किया है कि जो लोग खुले स्थान पे भी वैक्सीनेशन हम लोग करा रहे हैं, तो इससे भी काफी लोगों को प्रोत्साहित मिल रहा है, लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं और आ रहे हैं जी। ठीक है, काफी एक अच्छा रिजल्ट आया है हम लोग का और फ्रंटलाइन वर्कर भी हमारे मोटिवेटेड है कि हम जी। ठीक है सर। मंगला प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि संक्रमण बढ़ने की वजह से लॉकडाउन भी लगाना पड़ा, थोड़ी सख्ती करनी पड़ी, पाबंदियां लगानी पड़ी, तो इससे लोगों की आजीविका भी प्रभावित हुई। कई ऐसे लोग रहे जो रोजाना कमाकर खाने वाले थे, अपने परिवार को पालते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं गाजीपुर में की गई, कैसे उन लोगों की परेशानियों को दूर किया गया, अगर इस पर आप बता पाएं तो। इसमें देखिए 2 बातें हैं। पहला तो ये कि हमने कम्युनिटी किचन संचालित कराया है जनपद में जी, और हमारा प्रयास ये रहता है कि ऐसे लोग जो जिनकी रोजी रोटी दैनिक
बिजनेस से चलती थी, रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं, या जो ठेलिया लगाते थे, ऐसे लोग, अगर उनके घर में खाद्यान्न की दिक्कत है और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम कम्युनिटी किचन से उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं। पर डे उनको हम भोजन दिला रहे हैं ऐसे लोगों को। इसके अलावा लगातार हम उनके संपर्क में हैं अपने कोटेदारों के माध्यम से कि अगर किसी को खाद्यान्न की कहीं कोई दिक्कत आए, राशन कार्ड हो या ना हो, यदि वो गरीब व्यक्ति है तो उसको हम खाद्यान्न जरूर दिला दें, जिससे उसको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब हम सर्वे भी करा रहे हैं, चूंकि गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को गरीब प्रोत्साहन पोषण भत्ता भी देने जा रही है 1000 रुपए, तो अब वो भी हम काम करा रहे हैं। और इसके माध्यम से अब हम उन गांवों तक, उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं आसानी से, जिन लोगों में अगर ये दिक्कत हमें नहीं पता चल पाई होगी या लोगों ने नहीं सूचना दी होगी, तो ऐसे लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि अगर उनकी रोजी रोटी इस समय कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रभावित हुई है, तो हम उनको लाभ दिला सकें। और प्रयास ये है कि कम से कम उनके घर में खाने की, खाद्यान्न की कोई परेशानी ना आने पाए, जिससे उनके घर में और किसी प्रकार की इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है नीतीश कुमार जी, क्योंकि अब समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा फाइनल आप दोनों से एक कमेंट हो जाए, क्योंकि अभी जो प्रोटोकॉल लोगों को पालन करवाया जा रहा है, लॉकडाउन जब खुलेगा तब भी लोग उसी प्रोटोकॉल का पालन करें स्वेच्छा से। इसको लेकर क्या आप संदेश लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि ये कोरोना कर्फ्यू है, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एग्जेम्पशन करके दिए। आवश्यक वस्तु है और उसको एग्जेम्पशन है, दवाइयां हैं, इंडस्ट्री खुले हुए हैं, काम जो रोजगार पे जा रहे हैं उनको भी खोला गया है। तो ये एक तरह से मर्यादित आचरण करके लोग इसको कोरोना को नियंत्रित किए हैं। आपने देखा होगा कि कैसे हम लोगों ने समाज में एक मर्यादा आई है कि चीजें खुली भी रहे और हम अपने आप को मर्यादित भी करें। इस तरीके से मास्क का लगाने का जो दर काफी बढ़ा है अभी ये सेकंड फेज में, और उसको हम लोग ये मोटिवेट कर रहे हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम हम लोगों ने सभी जगह लगाया है, हर एक मोहल्ले में, वार्ड में, नगर पंचायत की गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में, मजिस्ट्रेट की गाड़ियों में हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया है। ग्राम पंचायतों में ये काम कर रहे हैं कि जागरूकता हम लोग फैला रहे हैं कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कि कैसे हमें मास्क का प्रयोग करके हम बच सकते हैं कोरोना से और उसके प्रभाव को सीमित कर सकते हैं, फैलाव को सीमित कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जागरूकता कि कैसे अगर हम प्रिवेंटिव होंगे, अगर हमें सिम्टोमेटिक पेशेंट को होने की संभावना होती है, तत्काल हम फैसिलिटी एलोकेट कराएं। जहां भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो अर्ली स्टेज में अगर हम काम करते हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है और हम संक्रमण के प्रभाव को भी और उसको फैलाव को भी रोकते हैं। तो ये हम लोग का पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है मंगला प्रसाद जी, मैं चाहूंगा सर आप अपना एक संदेश लोगों को दें। आप ये कैसे विश्वास या कैसे आश्वस्त लोगों को करेंगे कि आप प्रशासन की मदद कीजिए, प्रशासन आपको कोई कमी नहीं होने देगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होने देगा? मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा, एक पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। बिल्कुल, लोग जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी मेंटेन करना, इसका पालन जरूर करें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, साबुन से धोते रहें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य की जान खतरे में पड़े। जी, ईश्वर न करे कि किसी को यहाँ कोई परेशानी इस तरह से आए, बट अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स नजर आता है, परेशानी महसूस करता है, तो तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पर हमें सूचित करें। जी, हमारा विभाग, हमारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, हमारे अधिकारी उनके द्वार पर खड़े मिलेंगे उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया मंगला प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने दर्शकों को बताया कि कैसे आपने गाजीपुर में परिस्थितियों पर काबू किया। साथ ही नीतीश कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बरेली में किस तरह से आपने स्थितियों को नियंत्रण में किया, इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो आपने आज 2 जिलों के बारे में जाना, बरेली और गाजीपुर, जहां पर जिलाधिकारियों ने कड़ी मेहनत करके और एक अच्छा इनिशिएट लेते हुए परिस्थितियों को संभाला है और लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई हैं, स्थितियों को कंट्रोल किया है। इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं भी आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप सावधान रहें, संक्रमण से और स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।